हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बीकॉम के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम का सेमेस्टर 2 का मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट। हम ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए हैं, यूनिट 2 भी हम मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन को कंप्लीट कर लिए हैं। आखिरी का जो आज का क्लास है ये आखिरी थियोरिटिकल क्लास होगा तुम्हारा इस यूनिट का। जिस बच्चों को सिर्फ थ्योरी क्लास पढ़ना है वो आज का क्लास तक पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 3-4 क्लास है यूनिट नंबर 2 का वो प्रैक्टिकल्स होने वाला है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। जिनके कॉलेज में, जिनके यूनिवर्सिटीज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं वो उस वीडियोस को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली यूनिट नंबर 3 को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे में प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन आते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा एक बार एटलीस्ट सिर्फ पढ़ लो, ताकि एग्जाम में बाई चांस भी आ जाए, छोटा मोटा 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में भी आ जाए, तब भी तुम उसको कर पाओगे। ठीक है, चलो आज का हमारा आखिरी थ्योरेटिकल क्लास यूनिट नंबर 2 का। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं और गारंटीड है आज वाले क्लास से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पेपर में, क्योंकि आज हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मोबाइल ऐप तो तुम डाउनलोड करोगे, मुझे पता है। मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना और नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें अपने कॉलेज का नाम को व्हाट्सएप कर देना, जिससे हम तुम्हें तुम्हारे ग्रुप्स में ऐड कर दें। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी, एक्सप्लेन जीडीपी, ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर किस्मत खराब हुआ बहुत ज्यादा तो यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर तो मैं देखा हूं 99% टाइम नहीं आता है आज वाले क्लास से, लेकिन मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारा किस्मत ज्यादा खराब होगा तो हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए। अगर किस्मत अच्छा रहा तो यहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। हमें क्या करना है किस्मत से? हम तो पूरा पढ़ लेंगे, लॉन्ग आएगा तो भी लिख लेंगे, शॉर्ट आएगा तब भी लिख लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। जीडीपी क्या होता है? एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, एकदम थ्योरी वाला पार्ट है। जीडीपी इज अ की मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। हम कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीडीपी, रिप्रेजेंटिंग द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम ऐड करते। हम जीडीपी निकालते कैसे? हमारे पास 3 मेथड था। क्या क्या 3 मेथड? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। हम इन तीनों मेथड से जीडीपी फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम जीडीपी फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअल में हम करते क्या है? हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है 1 ईयर के अंदर, हम उसको टोटल कर देते हैं। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन इट्स बॉर्डर्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। ये स्पेसिफिक पीरियड क्या होता है? 1 ईयर। एक साल में जितना प्रोड्यूस होता है उसको हम टोटल कर दें, यूजुअली एनुअली और क्वार्टरली, या तो एनुअली या फिर क्वार्टरली। और इंडिया के अंदर में ये एनुअली किया जाता है, क्वार्टरली जनरली नहीं किया जाता है। ठीक है, इट सर्व एज अ कंप्रिहेंसिव इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक हेल्थ एंड इज क्रूशियल फॉर पॉलिसी मेकर्स। ये हमारे इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बताता है। जैसे तुम्हारा इकोनॉमिक हेल्थ तुम कैसे निकालोगे? बैंक में कितना पैसा है, इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, ये सबको कंपेयर करके तुम बता सकते हो कि मेरा इकोनॉमिक परिस्थिति जो है, मेरी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छी है, मेरी आर्थिक परिस्थितियां खराब है। वो पता कैसे चलेगा? तुम्हारे इनकम, तुम्हारे एक्सपेंडिचर, तुम्हारे एसेट्स, तुम्हारे प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों से पता चलेगा। उसी तरीके से किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ, आर्थिक परिस्थिति पता कैसे चलता है? जीडीपी से पता चलता है। अगर कंट्री का जीडीपी अच्छा है तो उस कंट्री का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा होगा। कंट्री का जीडीपी अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस सा बात है कि वहां का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं होगा। तो इकोनॉमिक हेल्थ एंड क्रूशियल फॉर पॉलिसी मेकर्स। जीडीपी किसके काम आता है? पॉलिसी मेकर्स के काम आता है, नए नए प्रकार के पॉलिसीज बनाने के लिए। इन्वेस्टर का काम आता है। इन्वेस्टर क्या देखता है? जब तुम शेयर मार्केट के बारे में सीखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा जीडीपी का और शेयर मार्केट का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। अगर हमारे कंट्री का जीडीपी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो शेयर मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, क्योंकि वो एक इंडिकेटर है कि इकोनॉमी के अंदर में बिजनेसेस बहुत अच्छे से हो रहे हैं। वो एक इंडिकेटर है कि इकोनॉमी के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी हो रहा है, कंजम्पशन भी हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है
और इन्वेस्टर्स लोग आकर वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं. इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट टू एसेस द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द नेशन. जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग 3 मेन मेथड्स. कौन कौन सा 3 मेथड्स है? ऑलरेडी पढ़े हैं हम लोग. सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड, फिर इनकम मेथड और फिर एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, 3 मेन अप्रोचेस, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड इनकम. प्रोडक्शन मेथड को हम एक और नाम क्या देते हैं? वैल्यू एडेड मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड का एक और नाम क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड. इनकम मेथड का एक और नाम इनकम मेथड ही है. खाली जो पहला मेथड है उसका 2 नाम है, या तो तुम प्रोडक्शन मेथड बोल लो या तो तुम वैल्यू एडेड मेथड बोल लो. While GDP provides valuable insights into economic output, it has limitations such as not accounting for income distribution. कुछ limitations भी हैं GDP के. हम limitations पढ़े हुए हैं ऑलरेडी. नेशनल इनकम के limitations क्या क्या हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये सब हम ऑलरेडी पढ़े हैं. अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए जीडीपी क्या होता है तो पूरा जीडीपी को इसको तो एक्सप्लेन करोगे, साथ में 3-4 बेनिफिट्स और 3-4 लिमिटेशंस लिख सकते हो. अगर नहीं याद आ रहा है लिमिटेशन तो डिफिकल्टीज लिख दो, डिफिकल्टीज इन कैलकुलेशन, वो भी काम तुम्हारा बन जाएगा. 3-3, 4-4 पॉइंट उसका लिख देना, तुम्हारा काम अच्छे तरीके से हो जाएगा. क्लियर है? सच एज नॉट अकाउंटिंग फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इन फॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक्सेट्रा. मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर जीडीपी का क्लियर है. ठीक है, चलो अब इसी से रिलेटेड एक और छोटे से टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है जीएनपी. क्या होता है जीएनपी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. वो क्या था? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब हम आ गए हैं नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये क्या बोलता है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, all final goods and services produced in the economy in 1 year. In the word of W.C. Peterson, एक ऑथर था, वो क्या बोला? Gross national product may be defined as the current market value of all goods and services produced by the economy during a income period. Income period मतलब one accounting period. While calculating national income in the form of GNP, we face the problem of double counting. What is double counting? 140 करोड़ की जनता है, बहुत सारा चीज प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सारा चीज कंज्यूम हो रहा है. जैसे हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एग्जैक्टली क्या समझते हैं? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब, डबल काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. ए है, बी है, सी है, कंज्यूमर है. ए बी को बेचा 100 का, बी वही प्रोडक्ट सी को बेच दिया 200 का, सी इसको बेच दिया 500 का. ओवरऑल इकोनॉमी में एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था और उसका प्राइस कितना है? 500, जो कि फाइनल कंज्यूमर को 500 का मिल गया. अगर मैं सभी का ऐड कर दूं, ए का 100, बी का 200, सी का 500, कस्टमर का 500, कितनी बार काउंट हो गया ये? एक्चुअल में कितना है? 500. हुआ कितनी बार? 1300. तो हमें हर इंसान का कैलकुलेट नहीं करना है, हमको वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना है. मतलब ए का प्रॉफिट कितना? 100, बी का 200 में बेचा, माइनस कर देंगे 100 में खरीदा तो इसका 100, सी का 500 में बेचा, 200 में खरीदा, प्रॉफिट 300 का. तो तीनों प्रॉफिट को अगर मिला देंगे 100 प्लस 300 तो हमें मिल जाएगा 500, जो कि गुड्स का वैल्यू था. तो हमें ये अप्रोच को फॉलो करना है. अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो डबल काउंटिंग नहीं होगा. अगर हम पूरे वैल्यू को बार बार टोटल करेंगे तो ये डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम को अराइज करेगा और अननेसेसरी हमारा जो नेशनल इनकम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर है बात? चलते हैं आगे. ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग मेरे हिसाब से समझ में आ गया है. शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस टॉपिक से. 100% आज का क्लास जो होगा, आज हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे इस क्लास से एक ना एक क्वेश्चन तो तुम्हारे पेपर में गारंटीड होगा ही होगा. ठीक है, तो इसीलिए पूरे ध्यान से पढ़ लेना, पूरे वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, देखो, डबल काउंटिंग में काउंट द व्हीट एज वेल एज द ब्रेड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द व्हीट. देयर आर 2 वेज टू अवॉइड डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का 2 तरीका है. या तो तुम वैल्यू एडिशन को टोटल कर लो, जैसे मिस्टर ए ने कितना पैसा कमाया, बी ने, सी ने, उनका कॉस्ट को माइनस करके, या फिर तुम इन सबको छोड़ दो, ए बी सी डी सबको छोड़ दो, तुम कस्टमर को पकड़ लो और कस्टमर कितने में प्रोडक्ट खरीदा डायरेक्ट उसी को पकड़ लो, तब भी हो जाएगा. तो 2 तरीका है
जिससे हम डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देयर आर टू वेज टू अवॉइड डबल काउंटिंग। वन इज टू काउंट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम डायरेक्ट कस्टमर के प्रोडक्ट 500 रुपए का जो कस्टमर खरीदा था उसको ले लेंगे, लिविंग आउट ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड सर्विस आर दोज विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंजम्पशन नीड्स व्हाइल इंटरमीडिएट गुड्स आर मेंट टू बी यूज्ड। मेरे हिसाब से फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, तुम समझे हुए हो। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का दो तरीका, या तो हम डायरेक्टली फाइनल ले लेंगे या फिर हम इंडिविजुअल फॉर्म्स का वैल्यू एडिशन को ले लेंगे, टोटल अमाउंट को नहीं लेंगे। दोनों तरीके से हमारा डबल काउंटिंग अवॉइड हो जाएगा। चलते हैं आगे। रियल इनकम, एक और थ्योरेटिकल टॉपिक जिसका नाम है रियल इनकम। व्हाट इज रियल इनकम? सर इसमें असली का पैसा मिलता है, और डुप्लीकेट इनकम एक होता है जिसमें पैसा का जो करेंसी नोट होता है वो डुप्लीकेट होता है। क्या ये है रियल इनकम का मतलब? नहीं, रियल इनकम का मतलब कुछ और है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं रियल इनकम क्या होता है, ध्यान से समझना। 2010 में तुम्हारा सैलरी था, सर हम तो छोटे बच्चे थे तब, ठीक है कोई बात नहीं, मान लो कोई तुम्हारे घर में जॉब करता था, उसका सैलरी था 2010 में 5,000 रुपए, ठीक है। वो क्या करता था, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट ए खरीदता था, जिसका प्राइस था, प्रोडक्ट ए का प्राइस था, प्राइस इक्वल्स टू 1000। वो 5 यूनिट खरीदता था, उसका 5,000 रुपए खर्च हो जाता था। अब 2024 में 24, 25 ले लो, इधर आकर 24, 25, 26 तरफ आकर मान लेते हैं सैलरी हो गया है 50,000। वाह सर, ये तो मजा जंप किया, 5,000 था 10 साल में 50,000 में हो गया। क्या सर हर साल इतना सैलरी इंक्रीमेंट होता है? अच्छा काम किया होगा तो हो गया होगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? क्या एक्चुअल में सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? आओ चेक करते हैं। देखकर तो लग रहा है सर बहुत अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, यहां से यहां 45,000 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है, देखकर तो ऐसा लग रहा है। लेकिन 2024-25 में जब वो प्रोडक्ट ए को खरीदने गया, उस टाइम प्रोडक्ट ए का जो प्राइस था वो था 10,000 रुपीज। वही प्रोडक्ट है, वही शेप, वही साइज, वही कलर, वही टेस्ट, सब कुछ सेम। पहले प्रोडक्ट 1000 का था, अब प्रोडक्ट हो गया 10,000 रुपए का। अब भी वो कितना खरीद पा रहा है? उसका सैलरी चला गया। तुम बताओ क्या रियलिटी में इसका इनकम इंक्रीज हुआ है? रियलिटी में देखकर तो लग रहा है कि इंक्रीज हुआ है। 5,000 कमा रहा था, 50,000 रुपए कमा रहा है, 45,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है, तो इंक्रीमेंट तो हुआ है सर। क्या रियलिटी में हुआ है? रियलिटी में जीरो इंक्रीमेंट हुआ है, देयर इज नो इंक्रीमेंट एट ऑल। कैसे पता चला? पहले 5,000 से वो जो कॉमोडिटी जितना यूनिट खरीद पा रहा था, आज भी वही 50,000 में वो उतना कॉमोडिटी खरीद पा रहा है। मतलब वो अपने सैलरी में पहले जितना क्वांटिटी सामान खरीद पा रहा था, अब भी उतना ही क्वांटिटी सामान खरीद पा रहा है। मतलब उसका रियलिटी में कोई भी इनकम इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब वो इनकम जो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होता है, मतलब जिसके ऊपर ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो प्राइस इंक्रीमेंट है 1000 से 10,000, इसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनकम आता है उसको हम लोग रियल इनकम बोलते हैं। आओ डिटेल में पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से रियल इनकम क्या होता है तुम्हें समझ में आ गया है। अब समझना एग्जाम में लिखना क्या है, ठीक है। देखो, रियल इनकम रेफर्स टू इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। वो इनकम जिसको हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दिए हैं, और चेंजेस इन परचेजिंग पावर। It reflects the actual purchasing power of individual or group after accounting for changes in a general price level. Real income is often used to measure changes in standard of living. अच्छा, क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ? पहले वही सामान खरीदते थे, वही सैलरी में, वही प्रोडक्ट, उतना ही क्वांटिटी यूज करते थे, वही प्रकार का जिंदगी जी रहे थे। 2024 में भी सेम प्रोडक्ट, सब कुछ सेम, वही प्रकार का जिंदगी जी रहे हो। क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई इंक्रीमेंट आया? क्या तुम पहले साइकिल चला रहे थे, अब बाइक चलाने लगे हो? क्या तुम पहले बाइक चलाते थे, अब 4 व्हीलर चलाने लगे हो? नहीं, सब कुछ सेम है। सैलरी बस दिखाने के लिए इंक्रीमेंट हुआ है, उसको हम एक्चुअल इंक्रीमेंट नहीं बोलते। जब तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीमेंट आएगा
उसे हम लोग एक्चुअल इंक्रीमेंट बोलेंगे। स्टैंडर्ड लिविंग ओवर टाइम as it provides a more accurate picture of amount of goods and services that can be purchased with a certain income level. Calculating real income involves, अब real income calculate कैसे करेंगे? Adjusting nominal income, हम nominal income को adjust करेंगे the amount of money received by price index. हर साल गवर्नमेंट अपना प्राइस इंडेक्स पब्लिश करता है, प्राइस इंडेक्स के साथ हम लोग क्या करेंगे? उसे एडजस्ट करेंगे, और प्राइस इंडेक्स के साथ एडजस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा हमारा रियल इनकम, सच एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई हर साल गवर्नमेंट पब्लिश करता है, और द जीडीपी डिफ्लेटर, द अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन प्राइस लेवल। बाय डूइंग सो इकोनॉमिक्स कैन कंपेयर इनकम लेवल अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड और रीजन इन टर्म्स ऑफ देयर एक्चुअल परचेजिंग पावर। हम अब एक्चुअल परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग इनकम को एडजस्ट कर पाएंगे रादर देन जस्ट देयर नॉमिनल वैल्यू। क्लियर है बात? तो रियल इनकम मेरे हिसाब से क्लियर है, रियल इनकम वो इनकम होता है जिससे हम परचेजिंग पावर को मेजर करते हैं। ठीक है, चलो आखिरी टॉपिक, इसी सॉरी उसका एक एग्जांपल है, उसके बाद एक आखिरी टॉपिक आएगा। एग्जांपल क्या दिया हुआ है? इफ समवन्स नॉमिनल इनकम इंक्रीज बाय 5%, अगर नॉमिनल इनकम 5% से इंक्रीज हो रहा है बट द ओवरऑल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 5%, मतलब तुम्हारा इनकम पहले 5,000 था या 10,000 ले लेते हैं, चलो 5 ही ले लेते हैं, 5,000 था, अब हो गया 5,250। इनकम कितना से इंक्रीज हुआ? 5% से। लेकिन इकोनॉमी में 5% से प्राइस भी इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन आ गया है, तो रियलिटी में क्या तुम्हारा कुछ इंक्रीज हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, देन द रियल इनकम रिमेन्स अनचेंज बिकॉज दे कैन still purchase the same amount of goods and services as before. However, if their nominal income increased by 5%, अगर 5,000 पहले इनकम था, अब हो गया 5,250, 5% का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन इकोनॉमी में प्राइस लेवल सिर्फ 0% से इंक्रीज हुआ है, 0% का चेंज, अब तुम्हारा रियलिटी में 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। If the nominal income increased by 5% when inflation remains at 0%, the real income has effectively increased by 5%. मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा। ठीक है, एक आखिरी टॉपिक, 1-2 मार्क्स में वो भी आता है कभी कभार। आखिरी थियोरेटिकल टॉपिक यूनिट 2 को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली हम यूनिट नंबर 2 का और कुछ क्लासेस लेंगे जिसमें हम वीडियो क्लासेस के, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ रेट। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? सिंपल टर्म्स में तुम्हें समझाता हूं पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तुम्हारा फैमिली का इनकम, मम्मी पापा पापा कमाते हैं 50,000 रुपए, मम्मी कमाती है मान लो 1 लाख रुपए, मम्मी कमाती है 1 लाख रुपए, पापा कमाते हैं 50,000 रुपए। ये तुम नालायक बच्चे हो, तुम्हारा इनकम है 0, ये भी तुम ही हो, नहीं चुटिया बना देता हूं, ये वाइट बाल भी है साथ में। ठीक है, चुटिया बना दिया, वाइट बाल भी है, इसका भी इनकम है 0। फैमिली का इनकम कितना हो गया? फैमिली का इनकम हो गया 50,000 प्लस, मीम देखने वाले बोलेंगे नहीं सर फैमिली का इनकम अभी भी 1 लाख है, मम्मी अपना पैसा थोड़ी देती है, मगर सॉरी फैमिली का इनकम अभी भी 50,000 है क्योंकि मम्मी का पैसा तो मम्मी के पास रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। टोटल फैमिली इनकम कितना है? 1,50,000। पर कैपिटा इनकम कितना है? पर कैपिटा इनकम का मतलब पर पर्सन इनकम, तो पर पर्सन इनकम कितना होगा? डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से ये कुछ 37,000 के आसपास आ जाएगा, 37,500 है ना। तो पर पर्सन इनकम है 37,500 रुपीज, ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आना चाहिए, हाँ वही आएगा। ठीक है, 37,500 रुपीज, इसको बोलता है पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो इससे निकलता है हमारा पर कैपिटा इनकम। आ जाओ फटाफट से। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू
per capita income refers to average income earned by person in a specific area such as country. It is calculated by dividing total income by the country of a country by its population. टोटल कंट्री को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम. आखिरी कॉन्सेप्ट ग्रोथ रेट. व्हाट इज ग्रोथ रेट? पढ़ते हैं, आ जाओ. ग्रोथ रेट क्या होता है सर? ग्रोथ रेट का मतलब है हम कितनी तेजी से ग्रो करेंगे, हम कितनी तेजी से ग्रो करेंगे, या इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रहा है. इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रहा है उसे हम बोलते हैं ग्रोथ रेट. आ जाओ देखते हैं. ग्रोथ रेट and on the other hand typically refers to the rate at which per capita income or GDP of a country is increasing. हमारा टोटल इनकम जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है, पर कैपिटा इनकम जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है उसे हम बोलेंगे ग्रोथ रेट. इज इंक्रीजिंग ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एन एक्सप्रेस्ड परसेंटेज. इट इंडिकेट्स द पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन. इससे पता चलता है हमारा इकोनॉमी कितने स्पीड से एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. बोथ आर क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर तुम्हारा इनकम कंटिन्यूअसली राइज करेगा तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे राइज करना शुरू कर जाएगा. तो ये था हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक यूनिट नंबर 2 का. क्लियर है बात? अब हम यूनिट नंबर 3 को थ्योरेटिकली शुरू करेंगे. उससे पहले कुछ प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस के क्लासेस होंगे. जिन बच्चों को प्रैक्टिकल्स नहीं करना है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं. मेरा सजेशन है एटलीस्ट एक बार वीडियो कर लो. घर में प्रैक्टिस पीछे मत करना, वीडियो से देखे रहो ताकि बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कुछ थोड़ा मोड़ा लिख कर आ पाओ. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू.